जय श्री राम, जय श्री महाकाल। सबसे पहली चीज़, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। जो लोगों ने मुझे काफ़ी समय से फॉलो किया हुआ है उनको पता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और BEL में कितना पॉजिटिव था। मेरे पोर्टफोलियो का तो हिस्सा देखो है। अभी रिसेंटली उसका क्वार्टरली रिजल्ट आया है और क्वार्टरली रिजल्ट्स में कुछ चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमें समझना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्या इंडिया पाकिस्तान वॉर से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ या नहीं। इनफैक्ट क्या वॉर से ऐसी कंपनीज को बेनिफिट होता है या नहीं। आप लोगों ने अगर मेरा जो वॉर के ऊपर सेमिनार था, वेबिनार था, अगर आप लोगों ने वो अटेंड किया था द लॉजिकल इन्वेस्टर के लिए, तो आप लोगों को ये बहुत क्लियरली पता होगा कि वॉर में किस तरह से चीज़ों को देखते हैं और वॉर के दौरान कौन से सेक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना ज़रूरी है। अब क्योंकि इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया है तो हम इसको पूरी तरह से एनालाइज करेंगे। इस वीडियो को मैंने कुछ चैप्टर्स में ज़रूर डिवाइड किया है। सबसे पहले हम नंबर्स के ऊपर बात करेंगे, दैट इज क्वार्टरली रिजल्ट्स। सेकेंडली हम लोग बात करेंगे वो है स्कोप, क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का स्कोप अभी फ्यूचर में और ब्राइट है या नहीं। थर्ड वील बी फोकसिंग ऑन व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मतलब बिजनेस में बेसिकली क्या कर रही है। फोर्थ वील बी फोकसिंग ऑन द फाइनेंशियल पार्ट एंड फिफ्थ टेक्निकल। ये बोलने की अब ज़रूरत नहीं है कि मैं इन्वेस्टेड हूँ या नहीं, आप सबको पता है कि मैं अच्छा खासा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में इन्वेस्टेड हूँ। बट ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिएगा, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से देखिए ताकि आपको चीज़ों को और क्लैरिटी से समझने में आसानी हो। सबसे पहले इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को जब हम देखते हैं तो नंबर वाइज अगर मैं देखूँ मार्च 2024 क्वार्टर को मार्च 2025 क्वार्टर से कंपेयर करूँ तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है क्या रिजल्ट नहीं है, इनफैक्ट गिरा है। ठीक है। इनफैक्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी है वो भी 8% से कहीं ना कहीं गिरा ही है। तो अगर मैं ईयर ऑन ईयर उसको कंपेयर करने जाता हूं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, ये चीज़ हमें समझ में आ जानी चाहिए। अगर मैं इसके फुल FY को कवर करूं, मतलब FY24 को FY25 से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो प्रॉफिट बढ़ा है 9.75% से, विच इज़ ओके। प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स देखते हो, मतलब दिसंबर 2024 क्वार्टर को अगर आप मार्च 2025 क्वार्टर से कंपेयर करने जाते हो ना, तो लोगों को लग रहा है बहुत ही बढ़िया रिजल्ट। ऐसा है नहीं। क्या होता है, एवरी बिजनेस हैज सम सीजन्स, एवरी बिजनेस हैव सम टाइम जहां पर वो अपना परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर करता है। अगर आप इसको मार्च टू मार्च कंपेयर करोगे तो ही वो काम की चीज़ है, दिसंबर टू मार्च इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। दिसंबर में गवर्नमेंट की जो पेमेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, दिसंबर में गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं आते हैं जितना मार्च में आते हैं, ईयर एंड पे आते हैं। बजट के बाद में स्पेसिफिकली ऐसी कंपनीज को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं जहां से इनको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंटेंट मिलता है, नए ऑर्डर्स बनते हैं, ऑर्डर बुक स्ट्रांग होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि इसको हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो कंपेयर नहीं कर सकते, इसको ईयर ऑन ईयर ही करेंगे। मतलब इसको दिसंबर 2024 क्वार्टर को मार्च 2025 क्वार्टर से कंपेयर नहीं कर सकते, पर मार्च 2024 क्वार्टर को मार्च 2025 क्वार्टर से कंपेयर जरूर कर सकते हैं। एक बहुत बढ़िया चीज़ हुई है वो ये है कि ये डेट फ्री है कंपनी, विच इज़ वेरी गुड। जब डेट फ्री हो जाते हो तो ऑटोमेटिकली कंपनी के लिए जितना प्रॉफिट कमाओगे वो शेयर होल्डर्स के लिए होगा, विच इज़ गुड। पूरा अच्छे खासे कैश में बैठी है कंपनी, 38,182 करोड़ का कैश है। दैट मीन्स इफ दे वांट टू गो फॉर एनी एक्सपेंशन दे हैव एम्पल अमाउंट ऑफ कैश। पॉइंट ये है कि रेवेन्यू वाइज इतनी तेजी से नहीं बढ़ा है और इनफैक्ट प्रॉफिट से भी इतनी ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ा है। तो फिर ऐसा हुआ क्या है कंपनी में जो अभी शेयर वापस अपने लाइफ हाई पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है। लेट अस कम टू द सेकंड चैप्टर, दैट इज स्कोप। देखो, जब वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो वॉर में क्या होगा, कंट्री को ये समझ में आता है कि विपत्ति की सिचुएशन में हमें उन्हीं के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा जो हमें इस विपत्ति से बाहर निकालें। उसमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है वो है आर्मी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये आपको स्ट्रॉन्ग करने ही पड़ते हैं। जब तक वॉर नहीं हुआ था तब तक भी हम यही कोशिश कर रहे थे कि इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग हो, बट जब हो गया तो ऑटोमेटिकली उसका स्कोप बढ़ता ही बढ़ता है। तो जो मैं आपको वेबिनार की, जब मैं स्टार्टिंग में बात करी थी, वेबिनार की जो मैंने बात करी उसमें मैंने बहुत क्लियरली बताया था कि कौन से पॉजिटिव सेक्टर्स होते हैं वॉर के दौरान और कौन से नेगेटिव सेक्टर्स होते हैं वॉर के दौरान। इफेक्टिवली अगर आप देखोगे जिस हिसाब से अभी वॉर हुआ है, हमें भी समझ में आया है, इनफैक्ट कॉमन मैन को समझ में आ रहा है कि जेट्स की, अपने को फाइटर जेट्स की कितनी रिक्वायरमेंट है। इनफैक्ट अभी तो सिर्फ पाकिस्तान से ही लड़ाई चली, चाइना से चली, अगर चाइना से चली तो फिर क्या होगा। श्रीलंका एक तरह का अभी एज ऑफ नाउ प्रॉक्सी है चाइना का, अगर वहाँ से अटैक होता है तो क्या होगा, फिर अपने को नेवी चाहिए।
तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। स्कोप वाइज इसके लिए अच्छा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वॉर होते जाएंगे तो ऐसी कंपनियां ग्रो करती जाएगी तो हम ऐसी उम्मीद करके बैठे, नहीं, बट सिचुएशन वैसी है तो इनके लिए वो स्कोप बन रहा है। सेकेंडली, एक नेगेटिव खबर भी थी इसके कनेक्टेड, वो ये थी कि जो आईएएफ के चीफ हैं उन्होंने कहा था, कुछ समय पहले की ही बात है ये, कि जो एचएएल का प्रोडक्शन है, एचएएल का जो सेटअप है, वो एचएएल में ऐसा लग रहा है सरकारी कंपनी है ये जो बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहती है। ये इंडियन एयरफोर्स का जो चीफ है उनका स्टेटमेंट है। वो बोल रहे क्लियरली, मैं हैप्पी नहीं हूँ कि जिस हिसाब से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड काम करी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्डर्स आर फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स ओनली, और एयरफोर्स चीफ ही खुश नहीं है, प्रोडक्ट वाइज भी खुश नहीं है, एंड सेकेंडली ही सेज कि जो इनका एग्जीक्यूशन है वो एग्जीक्यूशन बहुत गड़बड़ है। जो इनको 2023 में इनको डिलीवर करना था मार्च में, वो अभी तक प्रॉपरली डिलीवर नहीं हुए। हाँ, इसके एवर्स में इन्होंने ये ज़रूर अपना जस्टिफिकेशन दिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कि भाई साहब हम क्या करें, जो इंजन हमें अमेरिका से आने वाले थे, जनरल इलेक्ट्रिक से आने वाले थे, वो नहीं आए हैं। अगर इंजन ही नहीं आए हैं, मैं आपको कैसे अपना प्रोडक्ट बना के दूँ? तो ये सिचुएशन है जो दोनों तरफ से ही थोड़ी डामाडोल है। इसके बाद अगर आपने नोट किया हो तो अभी रिसेंट की बात है कि मोदी जी अमेरिका गए थे, और अमेरिका जाने के बाद में वो वहाँ से जेट्स खरीद के आए थे। तो लोगों को लग रहा था यार ये तो बहुत नेगेटिव खबर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए, विच इज़, अगर मैं उस हिसाब से देखूँ तो हाँ है, नेगेटिव है। बट आप एक चीज़ नोट करिएगा, जैसे ही मोदी जी एयरफोर्स के कुछ जेट्स वहाँ से लेके आए हैं, अमेरिका से खरीद के आए हैं, उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तो और बढ़ते जा रहे हैं। फिर ऐसा क्यों? देखो, पहली चीज़ तो डिमांड फॉर जेट्स इज़ वेरी ह्यूज, क्योंकि वॉर की सिचुएशन चल रही है, और ये वॉर की सिचुएशन हमें कुछ टाइम पहले से भी समझ में आ रही थी, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये बाहर से ले आए तो, और वहाँ से जैसे हमने वहाँ से ऑर्डर करे थे अपने जेट्स, और वहाँ से जनरल इलेक्ट्रिक ने भी अपने इंजन्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को देना चालू किए, मतलब क्या समझ रहे हो आप? अगर मैं, देखो, मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ, ये कहीं पे डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बट जो समझ में आ रहा है वो तो कहूँ। समझ में तो मुझे ये आ रहा है कि मोदी जी वहाँ से जेट्स लेके आए, उसके बाद में वहाँ से जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन्स भी रिलीज हुए। सी, ये दोनों बैक टू बैक चले। इतना दिमाग आपको भी लगाना चाहिए, इतना दिमाग आपको समझ में भी आना चाहिए कि हो क्या रहा है। जियोपॉलिटिक्स है, जियोपॉलिटिक्स जितनी आसान दिखती है उतनी होती नहीं है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो एक होता है ना, चेस खेलते हैं ना, चेस का ग्राउंड बन जाता है एट टाइम्स, बट ठीक है, अब जो हुआ तो हुआ। इनके लिए वो भी बहुत पॉजिटिव था कि एटलीस्ट दे गॉट दी इंजन्स फ्रॉम जनरल इलेक्ट्रिक्स, विच इज़ पॉजिटिव। थर्ड, अगर आपने एक और चीज़ नोट करी होगी, ये करीब 1.5-2 साल पहले की बात है, जब से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का स्कोप बढ़ना चालू हुआ था, तो मोदी जी ने आके एक बार पार्लियामेंट पे कहा था कि शेयर मार्केट में रुचि रखने वालों को भी ये गुरु मंत्र है कि जो लोग अपनी कंपनीज को, जो सरकारी कंपनीज को गालियाँ दे रहे हैं ना, आप तो वही वाली कंपनीज खरीद लो, आपका पैसा बहुत डबल होते जाएगा। तब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का भाव था 1200 रुपये, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग तब मैंने सोशल मीडिया में एंटर किया था, तो वो मेरी सेकेंड या थर्ड रील थी जिसमें मैंने इसको पूरी तरह से पुट भी किया था। अब वो चीज़ से हमें क्या समझ में आता है कि जब तक मोदी जी की सरकार है, तब तक, मतलब करंट सरकार है, बीजेपी है, तब तक ये लोग डिफेंस पे खर्चा ज़्यादा करेंगे ही करेंगे। सो अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में इन्वेस्टेड हूँ तो मेरे को कब तक इन्वेस्टेड रहना है। ये तब तक इन्वेस्टेड रहना है जब तक करंट गवर्नमेंट है। होता क्या है, जब तक करंट गवर्नमेंट है तब तक बहुत बढ़िया, जैसे करंट गवर्नमेंट चेंज हुई तो ऑटोमेटिकली द न्यू गवर्नमेंट विल ऑलवेज ट्राई टू चेंज द पॉलिसीज ऑफ द ओल्ड गवर्नमेंट, बिकॉज इफ द ओल्ड गवर्नमेंट पॉलिसीज डू वेल, तो उसमें होता क्या है कि वो अभी भी ऑपोजिशन में बैठ के अपनी तारीफ लेते रहेंगे। तो ये बहुत जग जाहिर सी बात है। तो वहाँ पे इनके पास भी कॉन्ट्रैक्ट्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, और जितनी सरकारी कंपनीज को अच्छा खासा ऑर्डर दिया हुआ है इस पर्टिकुलर सरकार ने, उनके ऊपर भी फ्लक्चुएशन आएंगे। तो स्कोप वाइज देखो, जब तक करंट गवर्नमेंट है, स्टेबल गवर्नमेंट है, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। वॉर होगा तो वॉर के टाइम पे इसका स्कोप रहेगा, बट थर्ड, दे हैव टू फोकस ऑन एग्जीक्यूशन पार्ट। अनलेस एंड अनटिल दे आर नॉट डूइंग प्रॉपर एग्जीक्यूशन, जैसे आईएएफ की चीफ की जो बात है, अगर वो बहुत ज़्यादा सही नहीं है, इन द सेंस कि अगर वो ज़्यादा खुश नहीं है, तो इनको दिक्कत आएगी, राइट। तो लेट्स कम टू द थर्ड चैप्टर, दैट इज प्रोडक्ट्स। इनके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? सबसे पहली चीज़, डिफेंस की सबसे बड़ी कंपनी है। मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है जो नॉर्मली इंडियन कंपनीज में लैकिंग है। वो लैकिंग क्या है कि वी डोंट स्पेंड लॉट ऑफ मनी इन रिसर्च, वी स्पेंड लॉट ऑफ मनी इन कॉपीइंग द अदर प्रोडक्ट्स। कहने का मतलब ये है, अगर आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज क्या करती है कि जो किसी बाहर वाली कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, उससे ही रेप्लिका करके वैसा कोई कॉपी अपन बना लेते हैं और अपन उसमें अपनी चीज़ें डाल देंगे। ये मेजॉरिटी इंडिया में होता है। ये लोग ऐसी कंपनी है जो 7 to 8% ऑफ द रेवेन्यू, जो इनका टर्नओवर है, उसका 7 to 8% ये लोग रिसर्च में डाल रहे हैं, और ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट लगता है मुझे पर्सनली।
बैलेंस शीट वाइज मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो नहीं है, बट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज इफ यू आर रिसर्चिंग दैट मीन्स यू आर फोकसिंग ऑन न्यू प्रोडक्ट्स इन अपकमिंग ईयर्स, और अब जब अपने प्रोडक्ट्स लेके आओगे तो उसकी कॉस्टिंग का भी ऊपर इम्पैक्ट तो ज़रूर आएगा। तो ये बहुत बढ़िया बात है। 46% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड 47% कम्स फ्रॉम सर्विसेज। ये लोग जो जेट्स हैं उनकी सर्विसेज भी करते हैं, उसके पैसे भी लेते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे बाहर के जेट्स हैं जिनकी सर्विसेज ये लोग करते हैं, तो अच्छा खासा रेवेन्यू उनको वहाँ से भी आता है। प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इनके पास में। मैं सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसको स्क्रीन में डिस्प्ले ज़रूर करूँगा। उसके बाद तेजस MK1 है, जिसके ऊपर IAF चीफ ने बात करी थी। लो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए। ये हेलीकॉप्टर्स भी बनाते हैं, राइट। इसके अलावा डॉर्नियर डू 228, ये भी इनका प्रोडक्ट है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, ध्रुव एंड लाइट हेलीकॉप्टर्स, ये सब इसके प्रोडक्ट्स हैं। एंड देखो, कहीं ना कहीं हमें इस बात का प्राउड तो होना ही चाहिए कि इंडिया में ऐसी तो एक कंपनी है जो जेट्स बना रही है। एंड जिस हिसाब से हम लोग की बजट का एलोकेशन है, इसके ऊपर स्कोप तो रहेगा। ये कुछ कारण थे जिसके कारण मैं कब से कह रहा हूँ, मतलब मेरे को लगता है कि जब से मैंने अपना चैनल चालू किया तब से मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और BEL के लिए पॉजिटिव हूँ। जो लोग मेरे को लंबे समय से जानते हैं उन्हें पता है कि ये बंदा इसके ऊपर थोड़ा पॉजिटिव रुझान रखता ही है। बट लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फाइनेंशियल्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका हो गया है 3,24,000 करोड़, 3,24,000 करोड़। बहुत बड़ी कंपनी है अब ये, ठीक है। प्राइस अर्निंग रेशियो इसका 39 है, इंडस्ट्री का 91 है, डिफेंस इंडस्ट्री का 91 है। आई विल नॉट कंसिडर दैट थिंग वेरी ओपनली, बिकॉज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक मोनोपोली कंपनी है और कोई जेट्स थोड़ी बना रहा है, तो उसको आप किससे कंपेयर करोगे? कोई कंपेयर करने की बात ही नहीं है, ठीक है। बट फिर भी बहुत लोगों को लगता है नहीं सर, इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री है, तो उससे तो आप कंपेयर करो, तो वहाँ पे 91 है। मैं उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग गिराई है, 75% से 71% करी है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। FIIs ने 6% से बढ़ाकर 12% करी है, और DIIs ने 15% से गिरा के 8% करी है। तो इन्होंने आपस में ही खेल लिया एक तरह से, और पब्लिक की होल्डिंग 8% तक की है, तो ठीक है। प्रमोटर वाइज भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब शेयर होल्डिंग वाइज भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखती है। इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो है। अब है तो है, मैं क्या करूँ, राइट। लेट्स कम टू द लास्ट चैप्टर, दैट इज टेक्निकल्स। देखो 4500 के ऊपर जैसे ही भागा तो वो 5000 तक गया, और 5000 के ऊपर है। 5000 के ऊपर अब एक ही हर्डल बचा है, वो है 5600 का, 5600 का। एज इट क्रॉसेस 5600, इट्स ऑन ब्लू स्काई, मतलब एकदम खाली नीला आसमान है उसके ऊपर। हमें क्या करना चाहिए? सी, इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ द मार्केट, आपको ऐसा लगता है नहीं यार मेरे पास अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, तो एक काम करो, आप स्टॉप लॉस को अपना ट्रेल करते चलो, थोड़ा थोड़ा ऊपर लेते चलो। अब जैसे 5000 आ गया है तो 4800 पे आपका स्टॉप लॉस हो जाए। अगर 5600 चले जाते तो 5000 पे आपका स्टॉप लॉस हो जाए। 5600 को क्रॉस कर जाता है तो 5500, 5500, 5600 पे आपका स्टॉप लॉस हो जाए। तो इस तरह से आप करते जाओगे तो वो क्लियर होते जाएगा। बहुत लोगों के कमेंट्स इस बात को लेकर सर आप इंग्लिश में फिगर्स बोलिए तो ज़्यादा बेहतर है, वो भी मैं बोल देता हूँ। अगर ये 5000 को क्रॉस कर रहा है, क्योंकि 4500 को तो क्रॉस कर चुका है, तो वो एक सपोर्ट था, दैट हैज़ बीन क्रॉस्ड। सो द नेक्स्ट लेवल वॉज 5000. नाउ 5000 हैज़ ऑल्सो बीन क्रॉस्ड. So the next target will be 5600. So what you need to do, अगर if you are afraid of the market, तो आप उसको क्या करो, ट्रेल करते जाओ ऊपर ऊपर। कैसे? अभी 5000 के ऊपर है तो 4800 शुड बी योर टारगेट, मतलब स्टॉप लॉस। अगर 5000 के ऊपर ही चलता है, 5600 जाता है तो 5000 शुड बी योर स्टॉप लॉस। 5600 को क्रॉस कर जाता है तो 5600 शुड बी योर स्टॉप लॉस। मैं इन्वेस्टेड हूँ, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ये वाला तो कर ही देना यार, ये मेरे को बहुत मज़ा आया वीडियो बनाने में, वैसे भी मेरे को आता ही है। इसके अलावा अगर आपको और कोई कंपनी के बारे में चाहिए मेरे को ज़रूर कमेंट करिए। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।